the size of the budget allocation has definitely increased. We have seen in the past that the funds used to come and a lot of funds used to lapse. Like you mentioned, the three sectors, you have good amount sanctioned for infrastructure, and you have good amount for capex. You also have decent amount for social sector. Does this unitary administration has the capacity to spend these amounts within the budget time that has been one? The second addition, because it relates to the power sector, you have said that the rates have not increased, but a lot of consumers in Kashmir are getting electricity at flat rates, not at meter rates, and those rates have gone more than doubled in the last 1 year. How do you address that? देखिए, एक तो एक्सपेंडिचर का जहां तक सवाल है, जो 4 साल 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, पहले की तुलना में एक्सपेंडिचर हमारा काफी बढ़ा है, और जो बजट में प्रोविजन है वो पूरी तरह से खर्च हो जाए, इसका पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि उसे खर्च करने में हम सफल होंगे। दूसरा, पावर सेक्टर में जो आपने कहा ये सच है, मैंने जिम्मेदारी से वो बात कही कि 3 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अगर होती तो आपके ध्यान में आता, रेगुलेटरी कमीशन हमको जाना पड़ता। फ्लैट रेट में वृद्धि हुई है। अब ये सच है कि कुछ लोगों को पहले से ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, उन लोगों को भी कुछ लोगों को पैसा देना पड़ रहा है जो पिछले कई वर्षों से पैसा नहीं दिए। तो अगर लोड का वेरिफिकेशन पर पीडीडी कर रहा है तो आप दे रहे हैं 200 रुपया और चला रहे हैं 3 AC, तो उनको तो थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। ये भ्रामक प्रचार करके मैं समझता हूं कि कुछ लोग इस बात को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पावर टैरिफ बढ़ा दिया गया। Sir, here. My name is Farhad. I am from ETV, sir. But the budget document also shows that there has been increase in liabilities already compared in the last 5 years. For example, in 2019 to 20, it was 83,570 crore, and today it is 11,2,797 crore. Can you clarify how these liabilities have increased and how the government is going to liquidate them? जो क्वेश्चन है कि डेट और लाइबिलिटीज के बारे में आपका क्वेश्चन है, हाँ बजट में दिया, ठीक। तो बजट में हमने इस बार पूरे हमारे जो ऑन बजट प्लस ऑफ बजट जो लाइबिलिटीज हैं बड़े ट्रांसपेरेंटली हमने वो इंडिकेट किए हैं। और अगर हम देखते हैं तो पूरे, अगर हम लास्ट 30-40 साल का भी पूरा डेटा अगर हम देख लें तो हमेशा जैसे जैसे JNK की इकोनॉमी बढ़ी है, बावजूद जो चैलेंजेस JNK के सामने रहे हैं, हमारा जो डेट लाइबिलिटीज का रेशियो है ये 49% से 51% के बीच में रहा है। इस साल भी जैसे हम देख रहे हैं कि GSDP हमारा 2.63 लाख करोड़ है, 2.63 लाख करोड़ GSDP है, और डेट जो आपका है वो 1.12 जो आप फिगर बता रहे हैं। तो हमारा वो रेशियो हमने मेंटेन करने की कोशिश की है। और इनफैक्ट अगर आप यूनियन बजट देखें तो उसमें भी यही अब वो उस ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं कि सिर्फ फिस्कल डेफिसिट टारगेट ना करके डेट कितना हम मैनेज कर सकते हैं, उस तरफ देश भी आगे बढ़ रहा है। और पहला जो एक सवाल था PTI का, तो उसमें कि CS अगर जो जीता जाता सबूत जो है कि आपकी कैपेसिटी है कि नहीं यूटिलाइजेशन की, सबसे जीता जाता सबूत है CSS का। CSS हमारे पास 110 CSS थे जो आप 6,300 करोड़ यूटिलाइज कर पा रहे थे, ले पा रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सभी डिपार्टमेंट्स ने बड़ी मेहनत करके अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एक्सपेडाइट किया, फास्ट एक्सपेडाइट किया। यूसी सबमिट हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फॉलो अप हुआ, जिसके बदौलत 1 साल में 6,000 से बढ़ के 10,000 तक CSS का रिसीव बढ़ गया है। एक ही डिपार्टमेंट का मैं नाम लूंगा, जल शक्ति, जो डिपार्टमेंट 2018-19 में सिर्फ 5 लाख लोगों को पानी दे रहा था, वो आज करीब 16 लाख लोगों को पानी दे रहा है, फैमिलीज को पानी दे रहा है। डिपार्टमेंट की स्टाफिंग में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ी है। Nisai sir, Afzal Bak from ANI. सर मेरा एक सवाल है जो लोगों की तरफ से है, क्योंकि लोग हमें अक्सर पूछते हैं कि आप LG साहब से मिलते हैं, हायर अप से मिलते हैं, तो जब भी आपको मौका मिले आप हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं,
जो एक इश्यू 2-3 साल से है, जो यहाँ एम्प्लॉइज का जीपी फंड है, इसमें एक कंप्लेंट है कि पहले जब जो भी कोई एम्प्लॉय इसके लिए अप्लाई करता था, घर में बच्चे की शादी है, हेल्थ इश्यूज होते थे, विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको सैंक्शन में आता था। लेकिन अब 6-6 महीने 8-8 महीने इसमें क्यों लगते हैं? क्या ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बजट के साथ रिलेटेड है? दूसरा, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को या तो लोगों ने समझा नहीं है या इसको प्रॉपरली इलेबोरेट नहीं किया गया है। हॉर्टिकल्चर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर को इस साल किस तरह बेहतर किया गया है एज कंपेयर टू द लास्ट बजट? थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं आपको बताता हूं कि 20 जुलाई तक जीपीएफ का जो भी बकाया था सबका क्लियर कर दिया गया है। तो जो बात आप कह रहे हैं ये इतिहास की बात हो गई। आज की तारीख में मैं कह रहा हूं कि 20 जुलाई तक जिन्होंने भी अप्लाई किया था जीपीएफ के लिए, उनके भुगतान कर दिए गए। आज हम लोग 12 अगस्त को मिले हैं, बाकी लोग भी जो अप्लाई करेंगे उन्हें समय से दिया जाएगा। हॉर्टिकल्चर का जहां तक सवाल है, तो कई अवसरों पर आप साक्षी रहे जब होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान यहाँ करीब 14 महीना हो गया लॉन्च किए हुए, 14-15 महीना हो गया। देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ, हमारी दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हमारे एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के सारे सीनियर अफसरों ने मिलकर के वो प्लान बनाया था। जो बजट एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का रहा, उससे 5013 करोड़ रुपए ज्यादा हम 5 साल में खर्च कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये हार्टिकल्चर में विशेष ध्यान, HADP में कई ऐसी प्रोजेक्ट हैं जो हार्टिकल्चर को लेकर के, एप्पल का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, बाकी नीश क्रॉप्स को कैसे बढ़ाएंगे। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी मैं अनंतनाग गया था, जब ये पैडी कल्टीवेशन शुरू हुआ, धान की रोपाई शुरू हुई, आप थे वहां, आप भूल गए हैं। वहां एक नौजवान लड़का वहीं का अनंतनाग का, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, पेशे से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, वो मंच से बोला 4 मिनट, और उसने कहा कि साहब मैंने नौकरी छोड़ दी, ये HADP की 3 प्रोजेक्ट हमने ली है और जितनी सैलरी मैं पाता था उससे 1.5 गुना सैलरी मैं अपने 6 एम्प्लॉइज को दे रहा। एक लड़की भी थी जिसने कश्मीर यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट किया था, वो भी नौकरी में थी। उसने भी कहा कि हमने छोड़ दी नौकरी और हम HADP की 2 प्रोजेक्ट के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रयास हॉर्टिकल्चर सेक्टर में यहाँ हुआ है या एग्रीकल्चर और पूरे अलाइड सेक्टर में हुआ है, वो पूरी यहाँ की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, फाडर डिफिशियंसी है 40%, तो 5 साल के बाद 80% फाडर हमें अवेलेबल होगा। मिल्क डेफिसिट से मिल्क सरप्लस स्टेट हम कैसे होंगे, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में हमारा उत्पादन कैसे 2.5 गुना बढ़ेगा, मीट हम इंपोर्ट करते हैं उसमें किस तरह से हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। तो ये कई प्रोजेक्ट लिए गए हैं और मैं जोर देके कह रहा हूं कि शायद देश के कम जगह इस तरह से एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर काम हुआ है। अभी हाल ही में ICAR के DG रहे डॉक्टर मंगला राय, देश के जाने माने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर दलवी, ये दोनों लोग आए थे। वो समय समय पर कैसी चल रही हमारी प्रोजेक्ट और उसकी प्रगति क्या है, इसको भी आकर के किसानों से मिलते हैं। और उन्होंने कहा कि साहब हम लोग देश के कई राज्यों के साथ काम कर रहे हैं, जैसी प्रगति जम्मू कश्मीर में है देश के किसी राज्य में नहीं। दूसरा सवाल, अब टूरिज्म, मुझे भाषण देना पड़ेगा कितना। टूरिज्म में विशेष रूप से पिछले 4-5 वर्षों में जो संख्या है वो आप देख रहे हैं किस तरह से बढ़ी है। हॉस्पिटैलिटी और होटल इंडस्ट्री को, जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम थी, उसमें इंडस्ट्री का दर्जा देने के कारण ढेर सारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुए हैं। और इस शांति और सुरक्षा के कारण भी हर होटल वाले ने एक या तो नया होटल बना लिया, और आपको मालूम है ढेर सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। उस पर ज्यादा मैंने समय नहीं जाया करना चाहता हूं, और भी साथी हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। तो प्रशासन हमारा पूरी तरह से सजेस्ट है कि जम्मू कश्मीर की दिशा क्या होगी और किन सेक्टर पर विशेष ध्यान होगा। सर, मैं आसिफ, न्यूज 24 से और यूनिवर्सिटी। सर, मेरे 2 सवाल है। एक तो जिस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इससे जुड़ा हुआ है, दूसरा सिक्योरिटी सिचुएशन।
सर जो आपने भी बताया और जो देखिए, ये बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सिक्योरिटी सिचुएशन पर आप अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, आप बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आदत रखनी चाहिए कि जिस विषय पर बुलाया जाए उसी पर सवाल पूछा जाए। तो इसी से पहला मेरा जो सवाल है इसी से जुड़ा हुआ है, जो आपने बोला कि काफी जो हमारा बजट भी बढ़ा है, जो दिखा है, और साथ में प्रोग्रेस जो जिक्र आपने भी किया कि काफी हुआ है, हो रहा है, प्रगति हो रही है। तो जैसा आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? वही मैं सवाल मेरा वही है। मैंने काल को छोड़ दीजिए, सवाल आपको क्या लग रहा है, प्रगति हो रही है कि पीछे जा रहे हैं? वही सवाल मेरा वही है। पहले अपनी राय बताओ यार। उसी में सर सवाल है मेरी राय। मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। जैसा हम देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बन रही है श्रीनगर में, काफी। पहले आप राय बताओ फिर सवाल। कई जगह प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन कुछ इलाके नेग्लेक्टेड है, और उसी से मेरा जो सवाल है वो जुड़ा हुआ है। तो श्रीनगर जैसा हम देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बन रही है, रोड्स वगैरह काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, और कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सड़कें हैं या जिंदगी की जरूरत है, पानी है। तो हम अभी भी देख रहे हैं सर, हमने रिसेंटली कवर भी किया है, कई इलाकों में पानी को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। यहाँ तक कि श्रीनगर में जो बटमालू एक छोटा सा मतलब लाल चौक से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर भी पानी की क्राइसिस है। इसी तरह से जहां मैं रहता हूँ इलाका एयरपोर्ट के पास है, वहां पर भी पानी की क्राइसिस है। यहाँ पटन के साइड से भी हमने देखा पिछले दिनों काफी हुआ था। दूसरी चीज, सड़कें जो है कई जगहों पर मैग्नेमाइज नहीं हो पा रही है अभी भी। जो पहले हालत थी 1-2 साल से काफी खराब है सड़कों की हालत। अगर आप पर्टिकुलरली पूछना चाहें, मैं अपने इलाके का बताऊंगा, काफी खराब सड़कें हैं और एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में है। तो क्या मेरा सवाल जो है, आप इस पे आ रहा हूं, क्या ये इस वजह से है कि इतना पैसा आने के बाद भी, या जो वर्क हो रहा है उसके बावजूद कई इलाके रह रहे हैं, क्या ये इसकी वजह से है कि जो हमारे पास वर्किंग पीरियड है वो कम होता है क्योंकि यहाँ पे सर्दियां आती है, बर्फबारी होती है, या जो प्रशासन है वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं सारे फंड्स को, जो पैसा सारा आता है? मुझे दुख है कि आपके इलाके की सड़क नहीं बन पाई। मैं इसको इंश्योर करूंगा कि वो जल्दी बन जाए और पीने का पानी भी आपको मिले, ये इंतजाम कराया जाएगा। मोटे तौर पर ये जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में जो चल रहा है, इस साल कश्मीर घाटी में बारिश कम होने के कारण कुछ जगह ये समस्याएं आई, उसको प्रशासन ने गंभीरता से लिया। टैंकर से पानी पहुंचाया गया वहां जहां पानी नहीं मिल रहा था। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुराना बना हुआ है उसमें भी सब एक साथ हम बना देंगे ऐसा दावा हम नहीं कर सकते, लेकिन उसे भी दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये ठीक ढंग से हम कर पाएंगे। At 7.92%, which is higher than previous year, that is 5.68%. चैलेंजेज आपको पता है, जम्मू कश्मीर में हिस्टोरिकली या लीगेसी का चैलेंज रहा है, फिस्कल मैनेजमेंट खास तौर से, और जो एक्सटर्नल प्रेशर रहे हैं हमारे ऊपर, हाई लेवल रहा है कमिटेड एक्सपेंडिचर का, और बिजली के क्षेत्र में एटीसी लॉसेस देश में सबसे ज्यादा रहे हैं, जो हमारे लिए चैलेंज था, और इसके कारण दिक्कतें भी थी। यूटी गवर्नमेंट ने काफी प्रयास किया है अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में, रेवेन्यू ऑगमेंटेशन में, और एटीसी लॉसेस को कम करने का विशेष प्रयास किया गया है। रेवेन्यू ऑगमेंटेशन जो हुआ है मोटे तौर पर जीएसटी रिटर्न कंप्लायंस, ई स्टैंपिंग सिस्टम, डीलर रजिस्ट्रेशन का एक्सपेंशन और ट्रांसपेरेंट एक्साइज ऑप्शन, इसके कारण रेवेन्यू रिसीट्स हमारी बढ़ी है, जहां 23-24 में 12,753 करोड़ था, वो इस साल बढ़कर के 13,900 करोड़ हो गया है। जीएसटी कलेक्शन में 12% का इंक्रीज है, एक्साइज में 39% का मोटे तौर पर इंक्रीज है। पावर रिफॉर्म की दिशा में जम्मू कश्मीर काफी आगे बढ़ा है, और 5.74 लाख मीटर्स अभी तक लगाए जा चुके हैं, और मुझे लगता है कि इसके कारण 25% रिडक्शन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में हम कर सकें।
एक बात मैं जोर देके कहना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में पावर टैरिफ में 1 पैसे का इंक्रीज नहीं हुआ है, और इसका क्लैरिफिकेशन पीडीडी के हमारे अफसरों ने भी दिया है। और दूसरी बात कि देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में ही दी जा रही है। कुछ एक प्रचार हो रहा है कि साहब बिजली बिल बढ़ गई है, बिजली बिल ज्यादा आ रही है, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी कि कोई बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले 3 साल में पावर टैरिफ में नहीं किया है। और दूसरी बात कि वो आपके अगल बगल के जो राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, इनसे तुलना कर लीजिए, या देश के किसी यूटी और किसी स्टेट से तुलना कर लीजिए, और फैक्चुअल स्थिति है कि एवरेज जो हमारी खरीद है उससे भी सस्ती बिजली हम यहाँ के कंज्यूमर्स को दे रहे हैं। अनेक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स भी पिछले 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का कैसे अच्छे ढंग से हम दोहन करें, इसका एक सुनियोजित प्रयास हुआ, जिसके कारण 22-23 में जहां 6,400 करोड़ रुपए हम प्राप्त कर सके थे, 23-24 में वो बढ़ करके 10,300 करोड़ रुपए हो गए। और इस वर्ष मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें और वृद्धि होगी। टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स के कारण ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, खासतौर से बजटिंग और एक्सपेंडिचर के मैनेजमेंट में इसने बड़ा योगदान किया है। और एक सिस्टमेटिक ड्राइव चला करके प्रोजेक्ट्स की फिजिकल मॉनिटरिंग, जियो टैगिंग, फोटोग्राफी के कारण काम की स्पीड हमारी 10 गुनी बढ़ी है। आधार सीडिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के कारण जो एलिजिबल लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिल रहा है, और जो लीकेज था वो पूरी तरह से बंद हो गया है। अभी वित्त मंत्री जी को आपने सुना, इफेक्टिव फिस्कल मैनेजमेंट पर उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन की सराहना की है, और मुझे लगता है कि इसका बड़ा लाभ हमें हुआ है ट्रांसपेरेंसी लाने में। और पहली बार 28,000 करोड़ हमारा जो लंबे समय से ड्यूज था पावर सेक्टर का, वो रीपे कर सके हैं। नहीं तो ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, एक कहावत हमारे यहाँ, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जिए सुख से जिए, कर्जा लीजिए और घी पीजिए। तो उस व्यवस्था से अब जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बाहर निकल गया है। 77 ईयर्स में पहली बार यूटी ने कंट्रीब्यूट किया है कंटीजेंसी फंड जो आरबीआई ने क्रिएट किया है। 23-24 में फिस्कल डिसिप्लिन और खर्चों में कटौती के कारण हुंडीज और ओवरड्राफ्ट से अब जम्मू कश्मीर बाहर निकल गया है, जो यहाँ की परंपरा थी। जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वित्त मंत्री जी ने बताया है, मैं थोड़ी सी चर्चा करके बात खत्म करूंगा। ये जो प्रयत्न किए गए हैं, इसके कारण रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कम करने में और ट्रांसपेरेंसी लाने में हमें सफलता मिली है। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो जीडीपी हमारी 15-16 में थी, 23-24 में ठीक वो डबल हो गई। जहां 15-16 में हमारी जीडीपी जम्मू कश्मीर की 1.17 लाख करोड़ थी, वो 23-24 में 2.45 लाख करोड़ की हो गई है। और 24-25 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2.63 लाख करोड़ की। तो ये डबलिंग द इकोनॉमी, ये बड़ा भारी अचीवमेंट मैं मानता हूं। चैलेंजेस हमारे पास बहुत थे, एक्सटर्नल चैलेंजेस थे। मैसिव फ्लड आ गया था जम्मू कश्मीर में, उस स्थिति से निपटना था। और पूरी मैं कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19, इन सबके बावजूद इकोनॉमी को डबल करने में हमें सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर बैंक एक जीता जागता उदाहरण है। और 2019 में जहां
1139 करोड़ के घाटे में था, वो 23-24 में 1700 करोड़ के मुनाफे में है। तो मैं समझता हूं कि टर्न अराउंड कैसे हुआ, ये इन प्रयासों का एक नतीजा है। जहां एनपीए 11% था, वो 5% से नीचे आ गया है। तो मैं समझता हूं कि ये प्रोफेशनल ढंग से, एफिशिएंट ढंग से काम करने और ट्रांसपेरेंटली काम करने के कारण ये जम्मू कश्मीर बैंक पे टर्न अराउंड हुआ है। अगर मैं बात करूं कि जम्मू कश्मीर बैंक का रोल भी अब बढ़ गया है, चाहे वो हमारी एचएडीपी की स्कीम हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हमारी स्कीम हो, पहले की तुलना में अगर क्रेडिट देखेंगे आप तो जम्मू कश्मीर के किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हैं या इंडस्ट्री है, इसको पहले से काफी ज्यादा जम्मू कश्मीर बैंक की ओर से फाइनेंस दिया जा रहा है। बावजूद इसके वो लाभ में है। यूनियन गवर्नमेंट ने इन प्रयासों को सराहा है, वित्त मंत्री जी को आपने सुना है, और अब उसको मैं दोहराने नहीं जा रहा हूं कि 17,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल असिस्टेंस भारत सरकार ने हमें दिया है। और उन्होंने बताया कि अब जीडीपी रेशियो विल रिड्यूस टू 3%, फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो विल रिड्यूस टू 3%। मैं समझता हूं कि ये बाकी राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। मेजर आउटले का विवरण है, वो कागज आपको दे दिया जाएगा। उस पर मैं समझता हूं मोटे तौर पर मैंने आपके सम्मुख विषय रखा है, और अगर आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए, पुलिस और सिक्योरिटी का एक्सपेंडिचर मोटे तौर पर 11% हमारे बजट का रहा है, जो अब भारत सरकार उसका वहन करेगी। कोई साथी अगर कोई सवाल हो तो हमारे चीफ सेक्रेटरी भी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं, सारे हमारे सीनियर अफसर हैं, आप पूछ सकते हैं।